नमस्कार। आज मैं विशेष तौर पर उन बच्चों से बातचीत करना चाहता हूं जो बच्चे आज की तारीख में नीट को लेकर चिंतित हैं या जो ग्रुप उनके पक्ष में परिचर्चा कर रहे हैं। बच्चों, पहली बात तो ये आप जान लो कि जिन बच्चों ने सुसाइड कर लिया, मेरा उन परिवारों के प्रति सिंपैथी जरूर है, लेकिन मैं इसे गलत मानता हूं। संघर्ष व्यक्ति से हो सकता है, संघर्ष परिस्थिति से हो सकता है, संघर्ष व्यवस्था से हो सकता है। संघर्ष करना जायज है, संघर्ष करना हमारा अधिकार है, और संघर्ष के बिना किसी परिणाम की अपेक्षा करना ही कायरता है, बेवकूफी है। लेकिन 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की बात अगर की जा रही है तो क्या समाज को इस बारे में भी विचार जरूर करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देकर के हम लोग आत्महत्या को प्रमोट कर दें और लोगों को ये लगे कि ये आसान तरीका है कि परीक्षा देना और उसमें नहीं आने पर आत्महत्या कर लेना। इससे सरकार का 1 करोड़ रुपए की लायबिलिटी बन जाती है। सरकार में 1-8 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, मान लीजिए 21 बच्चे मेरे 21 करोड़ रुपए, इसकी कोई बहुत भारत सरकार के लिए ये धनराशि कोई चीज नहीं है। लेकिन इस पर दबाव बनाना गलत है, और अगर सरकार उनको मुआवजा देती है तो उनका स्वागत है। मैं उस पर कोई बहुत विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये जरूर है कि ये बहुत अच्छी बात नहीं है। उनकी बात ज्यादा करना ठीक नहीं है, क्योंकि संघर्ष से आत्महत्या कर लेने वाला व्यक्ति शायद जीवित भी रहता तो फिर किसी समाज के व्यक्ति के या परिवार के किसी काम का नहीं होता, क्योंकि संघर्ष से पलायन कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं है। हमेशा संघर्ष का ही परिणाम आता है, और किसी भी समस्या से छाती लगाकर सामना करना यही पुरुषार्थ है, चाहे वो स्त्री कर रही हो चाहे पुरुष कर रहा हो, उससे मतलब नहीं है। मैं विशेष बात पर आना चाहता हूं, पेपर लीक पे। पेपर लीक एक ऐसा विषय है, मैं एक सामान्य स्कूल चलाता हूं, लेकिन मैंने कई बार एक पकड़ा कि टीचर्स ने ही पेपर को बता दिया बच्चे को कि हम यही पूछेंगे। उसको हम लोगों ने भी पकड़ा और पकड़ के उस पर कार्रवाई की, दोबारा एग्जाम कराया। पेपर लीक कोई एक व्यक्ति, एक संस्था, मान लीजिए कि नीट का ही पेपर को लें, जिस पर करोड़ों रुपए फंड लगाने के लिए माँ बाप तैयार हैं, जिनके पास पैसा है और उनका बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं है, वो पैसे के बल पर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने का शपथ लेके बैठे हैं। तो पहली बात तो ये मैं सरकार से जरूर कहूंगा कि अगर उन लोगों को पकड़ा गया है जिन लोगों ने पेपर लीक में काम किया, तो उन लोगों को भी अरेस्ट किया जाना चाहिए जिन लोगों ने पैसे दिए, क्योंकि फंड मैनेजमेंट, किसी भी अपराध का फंडर जो होता है वो सबसे बड़ा क्राइम है। अगर वो फंड न दे तो अपराधी अपराध करने की क्षमता नहीं उठा पाता। जैसे एग्जाम्पल, कोई हत्यारा है और हम उसको पिस्टल या पैसा देते हैं कि वो एक हथियार लेकर के किसी व्यक्ति को जाकर गोली मार दे या ये पैसा ले, तो हत्या भले ही उस व्यक्ति ने किया, पर मूल हत्यारा मैं हुआ, क्योंकि मैंने फंड मैनेजमेंट किया। उसी तरह से नीट पेपर में जिन लोगों ने पेपर खरीदा वो पहले अपराधी हैं, और किसी भी शर्त पे उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरा चीज ये कि मैंने देखा है कि जंतर मंतर पर बैठे लोग हों, ये विपक्ष की बात तो मैं नहीं करूंगा, चलिए उनका तो प्रोफेशन है, वो तो हमेशा इस्तीफा मांगना और सरकार का ही इस्तीफा मांग लेना, सरकार को हमेशा असफल कहना, फेल कहना, ये उनका लाइबिलिटी है, यही उनकी ड्यूटी है, दूसरा वो करेंगे क्या, उनकी बात मैं नहीं करूंगा। लेकिन जो बच्चे जंतर मंतर पर बैठे हैं, चाहे उनका प्रतिनिधित्व कोई अमेरिका से आके काकरोच कर रहा हो या कोई कर रहा हो, मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता हूं। और राजनीति बहुत बड़ी है, और पर्दे के आगे जो दिखता है और पर्दे के पीछे जो होता है, दोनों में बड़ा अंतर होता है। इस बात को मुझे लगता नहीं है कि ये जेनजी बहुत आसानी से समझ पाएगा, क्योंकि पहले के भी सामाजिक व्यवस्था में जाएंगे तो राजा क्षत्रिय होता था और मंत्री ब्राह्मण होता था। ये मैं जाति पर नहीं ले जा रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ब्राह्मण विचारक था, वो होश रखता था, और क्षत्रिय जो है वो जोश रखता था। तो जोश जो है वो फ्रंट देखता था और होश पीछे से उनको दिमाग देता था। लेकिन आज की तारीख में क्या हो रहा है कि नए बच्चे सड़क पे खड़े हैं और वो धर्मेंद्र प्रधान, मान लीजिए 1 मिनट के लिए सरकार आपकी बात मान ले और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा दे और उसके बाद भी पेपर पर पेपर आउट होता रहे, तो आपकी समस्या का समाधान कहां हुआ?
आपको तो समाधान चाहिए कि पेपर आउट ना हो। और पेपर आउट होना, ये हमेशा ध्यान रखिए कि पेपर लाखों सेंटर्स होते हैं, उन सेंटर्स पे कौन सा चपरासी, कौन सा टीचर, कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा अधिकारी कब उसकी फोटो खींच के व्हाट्सएप बाहर कर देगा। ये इतना छोटा विषय नहीं है कि 1 मिनट में आप कोई कहता है कि साहब ऑनलाइन उसका समाधान है। ऑनलाइन भी समाधान नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन समाधान देना ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे जिनका हाथ कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर बहुत साफ नहीं है, उनके साथ अन्याय हो जाएगा कि वो ऑनलाइन एग्जाम में वो स्पीड नहीं दे पाएंगे जो बच्चे शुरू से लैपटॉप पर वीडियो गेम खेलते रहे और आज वो पढ़ करके खड़े हैं एग्जाम देने के लिए, उनकी स्पीड में, और जो बच्चे कभी लैपटॉप उनके पिता उनको नहीं दे पाए, उनकी स्पीड में फर्क आएगा। तो ऑफलाइन एग्जाम को हटा देना, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटर पर सॉल्व नहीं हो सकता है। बहुत सारी चीजें जो हैं वो ऑफलाइन ही चलती हैं और ऑफलाइन ही चलती रहेंगी। तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लोग ऐसे मांग रहे हैं, लोग कहते हैं कि वोट देते हैं, हमारा वोट है। आप पहले इस बात को समझिए कि हमारा वोट सरकार बनाता है, गुलाम नहीं। और हमारे वोट से सरकार बनती है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि सिर्फ हमारे ही वोट से सरकार नहीं बनती है। इसलिए मुझे लगता है कि पूरे बौद्धिक समाज को इकट्ठा होकर सरकार को, शिक्षाविदों को भी आमंत्रित करना चाहिए, उनके भी विचार लेने चाहिए। और मैं किसी पद को खराब नहीं कहूंगा, आईएएस भी एक ब्रेन होता है, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ कमरे में बैठ के परिणाम का किसी कल्पना कर लेना। मैं तो एक चीज और भी देख रहा हूं, मैं स्कूल का ओनर हूं, पर एक चीज को देख रहा हूं कि जो सेंटर्स, चाहे सीबीएसई एग्जाम लेती हो, चाहे कोई एग्जामिनेशन जो बॉडी है वो एग्जाम लेती हो, सेंटर जैसे जिसका बना हुआ है, लगता है उनकी ही बपोती है, उन्हीं सेंटर में हमेशा रहना चाहिए। जब इतने सारे कॉलेजेज, इतने सारे स्कूल्स रोज मान्यता प्राप्त कर रहे हैं, तो क्यों नहीं उनका एग्जाम जो है वो कराने के लिए नए सेंटर्स को प्राविधान में लाना चाहिए। और सेंटर्स को पता ही नहीं होना चाहिए 15 दिन पहले कि मैं ही सेंटर बन रहा हूं। दूसरी बात, और भी एक प्रयोग शायद किया जा सकता है कि अगर डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम है तो उनके सेंटर्स क्यों ना इंटर कॉलेज में दे दिए जाएं। जो इंटर कॉलेज के एग्जाम्स है उनके लिए डिग्री कॉलेज को सेंटर बना दिया जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज को सेंटर बना दिया जाए। इससे फर्क ये पड़ेगा कि जो सीधे उन बच्चों के या उन गार्जियन के टच में लोग हैं, वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। पेपर लीक किसी मंत्री या किसी सरकार या किसी व्यवस्था का ही सिर्फ हिस्सा नहीं है, आम जनमानस की ईमानदारी भी पेपर लीक को खराब करती है और प्रभावित करती है। क्योंकि अगर हम सक्षम हैं और अपने बच्चे के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार हैं, तो हम भी पापी हैं। अगर हम चपरासी हैं, टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, स्कूल के ओनर हैं और करोड़ रुपए लेकर के किसी पेपर का व्हाट्सएप करने को तैयार हैं, तो हम भी पापी हैं। और मुझे नहीं लगता है कि संस्था के शीर्ष पर बैठे हुए लोग बहुत आसानी से किसी खराबी को करने के लिए तैयार होते होंगे, या होते भी हों तो जब तक उनकी संलिप्तता न पाई जाए, किसी व्यक्ति को दंडित कर देना बिना अपराध प्राप्त किए हुए, अभी तक किसी भी राजनीतिक व्यक्ति ने, किसी भी राजनीतिक संगठन ने, या किसी भी गैर राजनीतिक संगठन ने, या किसी व्यक्ति विशेष ने अभी तक धर्मेंद्र प्रधान की किसी संलिप्तता का जिक्र नहीं किया है कि वो पेपर लीक में संलिप्त कहां पाए गए। किसी कमेटी की सिफारिश वो माने नहीं माने, शिक्षा मंत्री के पद पर है, उनका विवेक हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि मैं एक स्कूल का ओनर हूं, मैं यहां से कोई एडवाइस दे रहा हूं तो मैं ही बड़ा विद्वान हूं और मैं ही सही एडवाइस दे रहा हूं। जो एडवाइस सुनेगा वो उसमें से क्या खामी निकालता है, उसके बाद हमारी एडवाइस पक्की होगी। तो इसलिए इन बातों को समझने की आवश्यकता है। धर्मेंद्र प्रधान जी की गलती, अभी इस्तीफा दे दें तो जो ये नेक्सस जिसको तोड़ने में पिछले 2 साल से लगे हुए हैं वो फिर प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि अंदर घुस के जो शिक्षा मंत्री के तौर पर उन चीजों को समझा बूझा है वही उस चीज को दूर कर पाएगा। और कभी भी बहुत आसान होता है दूसरे को उंगली दिखाना, दूसरे को टिप्पणी करना, दूसरे को आरोपित कर देना, लेकिन स्वयं को भी कभी परखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं और हम क्या कर पाएंगे। मैं तो परखता हूं, मैं एक छोटा सा स्कूल चलाता हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि कोई जरूरी नहीं कि मैं जितनी बातें अपने शिक्षकों से कहता हूं कि सबकी सब क्लास तक पहुंचती है। उसमें बहुत सारी बातें उनकी मन मर्जी के हिसाब से, उनके अंतर विरोध के नाते, उनके सक्षमता और अक्षमता की वजह से प्रभावित होती हैं और 100% वहां तक नहीं पहुंचती हैं। इतना बड़ा देश जो चला रहे हैं सरकारें, वो निश्चित तौर पर उस पर काम करती होंगी, लेकिन मैं आज भी बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं कि 100% पेपर लीक रोक पाना शायद संभव नहीं है। नीट को
पेपर को निरस्त कर देना भी एक अच्छा निर्णय था। अगर वो नहीं निर्णय निरस्त किया गया होता और सरकार उस पर मतलब बेहई की तरह से खड़ी हो जाती कि नहीं ठीक है, सब सही हुआ है, लोग गलत आरोप लगा रहे हैं, तो क्या होता? जिन लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च किए वो सफल हो जाते और सरकार भी आज की तारीख में कटघरे में नहीं खड़ी होती कि साहब पेपर लीक हो गया, क्योंकि वो तो कहती लीक ही नहीं हुआ। पर उन्होंने उस लीकेज को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके रीक जाम कराया। रीक जाम में हिंदुस्तान की आर्मी और एयरफोर्स लगाई गई। ये शायद हिंदुस्तान की पहली घटना थी। नीट के वो बच्चे जो सफल हुए हैं उनकी तरफ से तो उसका स्वागत होना चाहिए। और परीक्षा कभी भी सफल और असफल दोनों, असफलता और असफलता दोनों परिणाम देती है। असफलता का मतलब ये नहीं है कि हम धराशायी हो जाएं, गिर जाएं या हताश हो जाएं, निराश हो जाएं, क्योंकि अगली परीक्षा भी किसी अप्रत्याशित परिणाम को पैदा कर सकती है। और इस एग्जाम में अगर हम परिणाम नहीं पैदा कर पा रहे हैं तो हम अपनी क्षमता को पहचानें, अपने को पहचानें और उन परीक्षाओं की तरफ अपना दृष्टि घुमाएं जिनमें हम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सभी बच्चों को शुभ आशीर्वाद। और आप देश की ताकत हैं, देश का भविष्य हैं। आप अपने आप को सड़क पर मत लाइए, आप अपने आप को किताबों तक सीमित करिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रतिक्रिया मत दीजिए, मैं बिल्कुल इस बात का विरोध नहीं कर रहा हूं कि आप क्यों जंतर मंतर चले गए और क्यों आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। हमें लगता है कि शायद आपके उस उत्साह का, उस ऊर्जा का, उस आक्रोश का नाजायज लाभ उठाने वालों की संख्या ज्यादा हो गई है। आपकी आवाज और आपका प्रयास जिस दिशा की तरफ जाना चाहिए था, कहीं न कहीं दिशाहीन हो रहा है। ये ठीक नहीं है। आप एक बार अपने उस पर विचार करें और विचार करके इसको पुनर् जीवित करें। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से ज्यादा जरूरी है कि अगली परीक्षाओं को लीकेज बंद नहीं, लेकिन कितना मैक्सिमम कम किया जा सकता है, इस तरफ ध्यान दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।